Good evening, friends. Welcome to Lit Chalk session called Bullseye. And हमारे बीच में I think हमारे देश के बहुत I would say गौरव and pride of India है साथ में मेरे. And it'll be my honor to actually ask questions from her. And उनके साथ उनकी फिजियोथेरेपिस्ट हैं मिस सुमिता. सो उनका भी स्वागत है, उनको भी वी वेलकम हर. सो जैसे अभी आई थिंक आपके इंट्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं. आई जस्ट रिपीट सम ऑफ देम बिकॉज रियली इट्स मैटर ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस कि अवनी जी इज currently I think the world number one when it comes to para shooting in 10 meter rifle and as well as 50 meters. Okay, sorry. At the moment, only in 10 meters, but she's still the number one. ये पूरे वर्ल्ड में सबसे अव्वल दर्जे पे हैं और naturally she is टोक्यो पैरालंपिक्स की गोल्ड मेडलिस्ट हैं और अपनी of course she is the national champion also. So those are I think so how do you do it? मतलब आप कैसे मतलब how do you बताएं मतलब कि आप Hello, a very good evening, everyone. I started shooting when I was just 12 or 13 years old. wow. और मैंने ऐसे ही समर वेकेशंस में शुरू करा था और मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी किसी भी स्पोर्ट में. पर धीरे 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 मज़ा आने लगा, शूटिंग इंटरेस्टिंग लगने लगी और मैंने रीजनल लेवल स्टेट लेवल पे compete करना शुरू कर दिया. तब मैंने ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट पैरा शूटिंग एज सच पैरा एथलीट्स के साथ compete करा. रीजनल लेवल पे एबल बॉडीड एथलीट्स भी थे और उनके साथ compete करके मेडल्स जीत के जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ. जी. और उसके बाद में जब मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट करना शुरू करा इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो एक के बाद एक होता गया और फिर एक्सीलेंट. इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आप यू मेट विद एन एक्सीडेंट आपका हो गया था एट अ यंग एज. हाँ जी, आई मेट विद अ कार एक्सीडेंट जब मैं आई गेस 9 या 10 साल की थी. हम लोग धौलपुर जा रहे थे, आगरा के पास ही एक जगह है और मैं मेरी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रही थी. फॉर्चुनेटली सबको उतनी चोट नहीं आई, मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई और उसके बाद से पैरालिसिस हो गया और आई वाज ऑन अ बेड रेस्ट फॉर गुड 5-6 मंथ्स. एंड उसके बाद में लिटरली लाइफ वापस से शुरू करना, इस सब में थोड़ा टाइम लगा, तो मैंने 2 साल घर पर ही स्कूलिंग करी. सो दैट मस्ट हैव बीन अ बहुत एक कठिन क्षण रहा होगा फॉर यू एंड योर फैमिली. मतलब एट द एज ऑफ से 10. अभी जब हम सोचते हैं तो उतना नहीं लगता, बट उस टाइम पे मेरी फैमिली, मेरी मदर भी खुद सिवियरली इंजर्ड थी और वो भी 1-2 महीने के लिए बेड रेस्ट पर थी. मेरे फादर को भी चोट आई थी. मेरा छोटा भाई वो भी उसको भी काफ़ी स्टिचेस आए थे हेड में और इट वाज लाइक पूरी लाइफ ही वापस से शुरू करनी, एकदम 360 डिग्री चेंज. बट फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा. मेरे नाना नानी, दादा दादी, बाकी रिलेटिव्स, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट करा और धीरे 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 मेरे मॉम डैड ने भी मतलब ऐसा कभी फील नहीं होने दिया कि इट्स लाइक द एंड ऑफ योर लाइफ. तो उससे मोटिवेशन मिला और रिकवर होने में काफ़ी आसानी हुई. सो आई बिलीव वैसे आप पढ़ाई में भी बहुत अव्वल नंबर में थे, तो आपने फिर पढ़ाई और खेल के बीच में आई थिंक किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझाया? मेरे लिए कभी भी मतलब ऐसा नहीं था कि मैं खेल रही हूँ तो मैं पढ़ाई को बिल्कुल ही छोड़ दूँ. मेरे लिए एजुकेशन भी उतनी इम्पॉर्टेंट थी और मेरे पेरेंट्स ने बोला था कि यू शुड बी एजुकेटेड एंड देयर शुड ऑलवेज बी अ प्लान बी. क्योंकि हम देखते हैं सारे पेरेंट्स
स्टार्टिंग में बहुत स्केप्टिकल होते हैं कि स्पोर्ट्स पे इतना इन्वेस्ट करना चाहिए, टाइम, मनी, और Right. शूटिंग खुद एक काफ़ी एक्सपेंसिव गेम Yes, था। काफी एक्सपेंसिव। तो उसके बाद में ये कभी भी ऑप्शन नहीं था कि आप मेडल जीत रहे हो तो आप पढ़ाई नहीं करोगे, ऐसा कुछ। और मुझे खुद काफ़ी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई भी काम करती हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं उसको अच्छे से करूँ, अच्छे से और अगर करें। हम एक शेड्यूल बना लेते हैं तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता। जी। तो जब भी मुझे टाइम मिलता था पढ़ाई करने का, मेरे टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स, क्लासमेट्स ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। एंड उसी की वजह से आई थिंक मेरे 12th में 88-89% बनी वंडरफुल, थी। वाओ। बट आप जैसे कह रहे हैं आपके फ्रेंड्स और टीचर्स सभी का सपोर्ट था, हाउ इम्पोर्टेंट वाज दैट सपोर्ट? जैसे आजकल हम इंक्लूजन की बात करते हैं कि सबको साथ लेके जो चलने वाली बात है, तो हाउ इम्पोर्टेंट डज। जब मैंने 2 साल बाद वापस स्कूल जाना शुरू करा 2014 में, तो मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी स्कैर्ड थे कि क्या पता, मतलब मैं हैंडल नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मैं पहली बार एज अ व्हीलचेयर यूज़र स्कूल जा रही थी। दैट्स राइट। और उस टाइम पे बच्चों का क्या माइंडसेट रहता है, क्या वो छेड़ेंगे, कैसी बातें करेंगे, उसके लिए उन्हें काफ़ी डर लग रहा था। बट मैं खुद केवी 3 जयपुर से पास आउट हूँ, और उन्होंने काफ़ी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। प्रिंसिपल ने उन्होंने मेरी क्लासेस ग्राउंड फ्लोर पे शिफ्ट कर दी। इट वाज एक्सेसिबल। केवीज़ के अंदर ये एक क्राइटेरिया होता है कि वो फिज़िकली चैलेंज्ड जी। बच्चों के लिए पूरा रैम्स और ये सब यस। अवेलेबल करवाते जी हैं। जी तो जी जी। उससे काफ़ी मदद मिली, और फॉर्चुनेटली जो उस टाइम पे मेरे 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में फ्रेंड्स बने, वो अभी अभी तक मेरे काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स हैं। चलिए, दैट्स रियली वंडरफुल। आई मीन बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। सो वो अब ये बताइए कि जब आपने पहली बार जो देश के लिए मेडल जीता और जब तिरंगा लहराया, तो वो उसकी फीलिंग कैसी लगी? हम लोग सबको ऐसे इतना मौका मिलता नहीं है तो मेक आवर कंट्री प्राउड। सो आपको कैसा फील हुआ जब? मैंने 2015 में शूटिंग शुरू करी, पर उस टाइम पे ऐसा था कि वो एज अ हॉबी मैंने शुरू करी थी। मैं वीक में एक बार जाती थी, कभी महीने में एक दो बार, पर धीरे 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 जैसे स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे मेडल्स आते रहे, तो इंटरेस्ट बढ़ता रहा। मैंने मेरा पहला इंटरनेशनल डेब्यू वर्ल्ड कप फरवरी 2017 में खेला था, जी। और मैं बहुत नर्वस थी, बहुत एक्साइटेड भी थी। वो यूएई में हो रहा था, और उस साल मेरा 10th बोर्ड्स भी थे। ओके। तो फेब में वर्ल्ड कप था, और वर्ल्ड कप से 2 या 3 दिन आने के बाद ही मेरे एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले थे। तो उसके लिए भी काफ़ी ऐसे टाइम मैनेजमेंट करना भी बहुत एंड लॉट हार्ड ऑफ था। प्रेशर, मतलब प्रेशर सभी तरफ से। जब मैं गई पहली बार वहाँ पे, तो हमारे पहले क्वालिफ़िकेशन होता है, जिसमें से जो टॉप 8 एथलीट्स होते हैं वो लोग फाइनल में जाते हैं, और फिर जी। फाइनल में मेडल के लिए फ़ाइट करते हैं। तो मैं क्वालिफ़िकेशन में सेकंड आई, और मैं फाइनल्स में गई। उस टाइम पे जो रियो पैरालंपिक्स 2016 की गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट, इनफैक्ट फाइनलिस्ट काफ़ी ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और यस। सीनियर एथलीट्स थे, तो जी। बहुत नर्वसनेस भी हो रही थी। पर मेरा ऐसे था कि अब यहाँ तक पहुँचे हैं तो आगे भी मतलब उसी के साथ खेलना है। कि मेन तो ये है कि जितना एक्सपीरियंस मिल सके और जितना मैं इंजॉय कर सकूँ ये गेम को, जी। तो किसी तरीके से बस ऐसे कि मैं कर सकती हूँ, कर आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस बोलकर मैंने अपने पहले इंटरनेशनल मैच में एक सिल्वर मेडल जीता। वाह, बहुत बढ़िया। और उसके बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि इफ़ आई कैन ट्रैवल ऑन व्हील्स, इफ़ आई कैन रिप्रेजेंट माय कंट्री ऑन व्हील्स, तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकती हूँ। और उसके बाद में शूटिंग के लिए और ज़्यादा मेरा डेडिकेशन बढ़ा, और मैं और तब मैंने सोचा कि मुझे अब आगे यही करना है, और इंडिया को पैरालंपिक्स में भी रिप्रेजेंट करना है, इंडिया के लिए मेडल जीतना है। एक्सेलेंट, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू। ऐसा एक धारणा है कि दिव्यांगता से बहुत कठिनाइयाँ आती हैं या जीवन में बहुत सारे संघर्ष करना पड़ता है, तो इस बारे में आपका क्या विचार है?
अगर मैं ऐसा बोलूँगी कि ऐसा नहीं है तो ऑब्वियसली आई वुड बी लाइंग, बिकॉज़ ऐसा है और हमें हर चीज़ को एक अलग तरीके से सोचना पड़ता है, चाहे स्कूल जाना हो या वॉशरूम जाना हो या घूमने जाना हो फ्रेंड्स के साथ। पहले चेक करना पड़ता है वो जगह व्हीलचेयर एक्सेसिबल है कि नहीं, वहाँ पे रैम्प्स है कि नहीं, कितनी स्टेयर्स हैं वहाँ पे, हर चीज़ को देखना। उसके बाद में भी मेनली तो क्योंकि इतनी ज़्यादा सेंसिटाइजेशन नहीं है अभी हमारे कंट्री में, और स्कूल्स कॉलेजेस में होकर भी इतना एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कराई जाती है पीपल विद डिसेबिलिटी के बारे में। तो जो नॉर्मल पॉपुलेशन है वो जानती नहीं है कि कैसे कॉन्वर्जेसन करनी है, कैसे बिहेव करना है। जी। तो वो ज़्यादा मेन एक प्रॉब्लम होती है, बिकॉज़ फ़िज़िकल जो चीज़ें हैं, फ़िज़िकल एक्सेसिबिलिटी, फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो हम इंडिया ऐसे रास्ते पर है कि कभी ना कभी तो हो ही जाएगा, बट जो मेंटल इंक्लूजन यस है, जी। मेंटल इंक्लूसिविटी है, उसके लिए तो हमें काफ़ी ग्रास रूट लेवल पे जाना पड़ेगा। और अगर हम छोटे बच्चों को ही इसके बारे में बहुत नॉलेज दें, स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे या जो भी, तो उससे आगे चल के उन्हें पता चलेगा कि कैसे बिहेव करना है, कैसे कॉन्वर्जेसन करनी है। और फिर अगर कोई, बिकॉज इन दिस वर्ल्ड जी। 15% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ हैज़ सम काइंड यस। ऑफ डिसेबिलिटी, जी, बिल्कुल। और इट्स नॉट अ स्मॉल यस एंड एरिया। इट जी तो एंड इट उस इट कैन अफेक्ट एवरीवन, मतलब जैसे आपके साथ भी एक हादसे में हुआ है, सो एनीबॉडी कैन बी अफेक्टेड बाय इट। तो उसके लिए हम जितना मेंटल इंक्लूसिविटी लाएं, वो ज़्यादा बेटर होगी। और ये तभी हो सकता है जब लोगों को इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज हो और वो ज़्यादा जाने। जी, जी, आई थिंक आपको आपसे भी इंस्पायर होके आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल विल चेंज देयर पॉइंट ऑफ व्यू। सो अब एक बताइए चीज़ कि शूटिंग में जैसे फिजिकल स्ट्रेंथ की या फिजिकल फिटनेस की क्या क्या कितना रोल रहता है, कितना इम्पोर्टेंट रहता है? मुझे ऐसा लगता है कि हर ही स्पोर्ट में फ़िज़िकल का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। एंड नॉर्मल लाइफ में भी फ़िज़िकली फ़िट होना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जी। हमें भी काफ़ी, मेरी जो 10 मीटर की राइफ़ल है वो 4.5 kgs की है, और 50 मीटर की राइफ़ल है वो 6.5 kgs की है। तो टू बी एबल टू होल्ड इट फॉर गुड 2 घंटे 3 घंटे, और फिर उसके लिए एंड्योरेंस की ज़रूरत होती है, ब्रीदिंग इम्प्रूव करने के लिए कार्डियो करना पड़ता है, अपर बॉडी स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप 6 साढ़े 6 किलो की राइफ़ल ईज़िली नहीं उठा सकते हो। दैट्स राइट। नॉर्मली डे टू डे रूटीन में भी आपको आप अगर छोड़ देते हैं तो आपके गेम पर काफ़ी अफेक्ट पड़ता है। नेचुरली यू हैव टू बी वेरी फिजिकली स्ट्रांग, मतलब आपको स्टेडी रखने के लिए जो भी गन को अपने एंड तो उसके लिए हमारे स्पोर्ट में स्पेशली फ़िज़िकल ट्रेनिंग एंड मेंटल ट्रेनिंग का बहुत बड़ा रोल है। तो आई थिंक अ, आई शुड आस्क योर फ्रेंड जो आपके फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, आपके क्लोज तो फ्रेंड हैं, कि हाउ डज शी कीप यू फिट? आज मैं अपनी फिजियो को भी अपने साथ लेकर आई हूँ। तो इनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी पूरी पैरालंपिक जर्नी में। हम लोग 2018 से साथ में काम कर रहे हैं, एक्सीलेंट। और कोविड के टाइम पे भी जब ऑलमोस्ट सब ही बंद था, तो ये डेली घर पर आती थी, मुझे यस। ट्रेनिंग करवाती थी। अ, क्योंकि मेरा बाहर जाना उतना पॉसिबल नहीं होता है, तो हम लोगों ने घर पर ही एक मिनी जिम बनाया था कोविड के टाइम पे, क्योंकि पैरालंपिक्स में जस्ट 1 ईयर लेफ्ट था उस टाइम पे। तो उसमें काफ़ी हेल्प मिली। मेरे ग्रेट। मेंटल ट्रेनर ने भी काफ़ी हेल्प करी। हम लोग ऑनलाइन सेशंस लेते थे, जी। वीडियो कॉल सेशंस। इनफैक्ट कोचिंग भी ऑनलाइन सेशंस लेकर ही करी है मैंने कोविड के टाइम पे। अच्छा, वेरी नाइस। तो एक आध क्वेश्चन आई थिंक सुमिता जी से भी पूछते हैं कि उनने कैसे आपको फिट रखा, और उनका क्या विचार है? मुझे लगता है कि जब हम इंक्लूसिविटी की बात करते हैं जी। तो फिटनेस के लिए कुछ इंक्लूसिव नहीं है, मतलब लाइक जिम्स एंड यस। ऑल मैंने कभी नहीं देखा कि दैट इज़ व्हील चेयर एसेसिबल। यस। लिफ्ट ज़रूर है बट कुछ भी व्हील चेयर एसेसिबल नहीं था। तो जब आई स्टार्टेड वर्किंग विथ हर तो इट वाज अ चैलेंज फॉर मी ऑल्सो श्योर। कि कौन सी एक्सरसाइज, कौन सी स्ट्रेंथ, ऐसी एक्सरसाइजेज मैं डेवलप करूँ जो इसके लिए इजी हो करना बट श्योर। स्टिल वो स्ट्रेंथ को मेंटेन करे। क्योंकि जब हम कार्डियो की बात करते हैं तो सारी व्हील चेयर्स के लिए कुछ भी नहीं बना हुआ। यस। ट्रेडमिल्स हैं,
विच आर मोर ऑन लेग्स, That's तो right, कोई भी बिल्कुल। एक्सरसाइज जैसी नहीं है। जी। तो हर एक्सरसाइज को हमको मॉडिफिकेशन काफी के साथ करना creative पड़ता था, बनना पड़ा आपको, you had to एंड be- शूटिंग ऑन अ व्हील चेयर इज मोर ऑफ अ बैलेंस True, थिंग, very true. क्योंकि जैसे आप राइफल का वेट होता है तो बॉडी टेंड्स टू गो विद Forward. द राइफल। जी, जी। तो इतना छोटा सा भी डिफरेंस पॉइंट्स में डिफरेंस कर देता है, इतना छोटा सा मूवमेंट भी। जी। यहाँ तक कि अगर हम तेज सांस छोड़ते हैं तो भी इनकी पॉइंट्स में डिफरेंस हो जाए। जी। तो एवरीथिंग शुड बी कंट्रोल। तो प्रोटोकॉल इज वेरी मच इफेक्टिव बनाना पड़ता है जी। इनके एरिया के हिसाब से, रेंज के हिसाब से, जहाँ तक ये जा सकते हैं उसके हिसाब से, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ कहीं नहीं कर सकते हो आप। स्टिल यू हैव टू मेक द बेस्ट थिंग आउट ऑफ व्हाट यू हैव। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। एंड आई थिंक फिजियोथेरेपी इज नाउ बिकमिंग अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइव्स। मतलब इट्स नॉट नेसेसरी आपको मतलब एथलेटिक होना ज़रूरी है, बिकॉज आई थिंक हमारी जो लाइफस्टाइल्स हैं वो ऐसी हो गई हैं कि बहुत सेडेंट्री हैं, हम बैठे रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और सो आप कंपनी करते हैं अवनी जी को फॉर ऑल द इवेंट्स एंड इट डिपेंड्स लाइक कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ द ट्रेनिंग। जी। अगर बहुत लंबे कैंप्स होते हैं या बहुत लंबा अगर ड्यूरेशन होता है कंपटीशन में, तो आई कैन कंपनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप नहीं देना चाहते हैं। अदर छोटे से कैंप्स होते हैं, इफ़ आई एम नॉट फ्री या उसको रिलेटिवली कुछ है, तो उसकी मदर अकम्पनी करती है इसको, कि क्योंकि वो ज़्यादा मतलब शी इज़ फ्री विथ हर, लाइक द स्पेसेस। सो अवनी जी, मुझे पता चला कि आपके फादर वैसे आपको आर्चरी में शायद ही वांटेड दैट यू शुड जॉइन तीरंदाजी, बट यू इंसिस्टेड कि मैं शूटिंग करना चाहती हूँ। मैं करना तो कुछ भी नहीं चाहती थी उस टाइम पे। That's very frank. एक्चुअली वो बस चाहते थे कि मैं किसी स्पोर्ट के साथ जुड़ूं, बिकॉज उस टाइम पे उन्होंने काफ़ी पैरालंपिक एथलीट्स को देखा था और उन्हें ऐसा लगा कि ये इट इज़ समथिंग जो अगर मैं करूँगी तो ऑब्वियसली मुझे खुद के ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और नॉर्मली बच्चे कोई ना कोई स्पोर्ट्स तो खेलते ही हैं, तो वो चाहते थे कि मैं भी किसी स्पोर्ट्स से जुड़ूं। और मेरा जो घर है उसके पास ही में शूटिंग और आर्चरी रेंजेस हैं। अच्छा, very nice. तो हम लोग लाइक आई सेड समर वेकेशंस में मैं गई थी और मैं पहले आर्चरी रेंज पर गई। और मैंने बिकॉज 2012 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था एंड आई वेंट देयर इन 2015, तो तभी तक भी मेरी बॉडी की उतनी फुल्ली रिकवरी नहीं हुई थी एंड आई वाज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग to be able to stretch the bow and Very true. shoot the arrow at जी, that जी। time। तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था, प्लस राजस्थान हीट, इट वाज अ लॉट फॉर मी एट दैट टाइम। आई वाज लाइक मुझे आउटडोर स्पोर्ट नहीं करना है अभी कुछ भी। सो जब मैं 10 मीटर रेंज पर गई, इट वाज फुल्ली एसी। ये fully AC, आई वाज that लाइक is ये कर correct. सकते हैं। बट देन मैंने जब मेरे फर्स्ट 10 शॉट्स चलाए तो दे वर ऑल इन द ब्लैक सर्किल। तो उस टाइम पे जो वहाँ पे ट्रेनर थे उन्होंने कहा कि आप ये ट्राई कर सकते हैं और विद द हेल्प आप इसमें और भी अच्छा हो सकता है आपका। तो फिर ऐसे धीरे धीरे करके शूटिंग शुरू हुआ। Great. अब आई थिंक यू आर वन ऑफ द यंगेस्ट recipients of the ध्यानचंद खेल रत्न, एंड ऑफ कोर्स आप मोदी जी से भी मिले आई थिंक ऑन योर रिटर्न। एंड सो हाउ वाज दैट फीलिंग, मतलब वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? मोदी जी से आपने जो चर्चा करी, बातें करी, एंड उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स स्पोर्ट्स क्या लगा आपको? काफ़ी इंस्पायरिंग था हमारे लिए, क्योंकि हम लोग जब पैरालंपिक्स में जा रहे थे उससे पहले भी उन्होंने हमारे साथ वीडियो कॉल सेशंस करे थे और काफ़ी मोटिवेटिंग बातें कही थी। एंड जब मेरा मेडल आया, मेरा पहला मेडल गोल्ड मेडल, तो उनका कॉल भी आया था मुझे कंग्रेचुलेट करने के लिए। तो इट्स नॉट एवरी डे कि आपकी कंट्री का आपकी कंट्री के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आपको कॉल करके कंग्रेचुलेट कर रहे हैं। तो इट वाज वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट फॉर मी। और मैं काफ़ी ऐसे शॉक भी थी उस टाइम पे और मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा था कैसे रिएक्ट करूं। ऑब्वियसली पहले मेडल जीतना, फिर एकदम से आपके ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का कॉल आना, तो वो सब काफ़ी मतलब काफ़ी ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड वाली फीलिंग थी। और उन्होंने मुझे विश भी करा कि आप आगे भी ऐसे ही करें। एंड
because of that motivation I was able to win another medal in the yes, yes, Paralympics. yes. जी जी. तो उसके बाद से मैं काफ़ी एक्साइटेड थी कि जब हम वापस इंडिया आएंगे तो हम मिलेंगे, एंड उन्होंने That's right. हमें अपने रेजिडेंस पे इनवाइट किया, एंड काफ़ी काफ़ी मोटिवेटिंग था वो. तो उनका जो ये इनिशिएटिव था, इससे हम पूरी पैरालंपिक एंड ओलंपिक टीम में काफ़ी एक एनर्जी आई थी कि हमें भी अच्छा करना है. एंड इट डज़ नॉट मैटर कि आप मेडल जीत रहे हैं या नहीं, बट अगर आप अपना 100% दे रहे हैं और यू आर हैप्पी विद द वे यू परफॉर्म, तो वो एक रियल सक्सेस है. Great. और if I may ask now, what is that एक जैसे बोलते हैं ना mantra of life आप that you follow and what keeps you motivated? ऐसे तो मतलब हमें मोटिवेशन रोज़ किसी ना किसी चीज़ से मिलती ही रहती है, बट मेरा ये मानना है कि हमें अपने आउटकम्स जो रिज़ल्ट्स हैं उन पे उतना फोकस नहीं करना चाहिए. हमें अपने प्रोसेस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. और ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप बैकवर्ड्स जा रहे हैं अपनी लाइफ जर्नी में. जो भी आप आज कर रहे हैं उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है. वो एक प्रोसेस का पार्ट है. यूजुअली हमें ये बताया जाता है कि failure is the opposite of success, but it's not. It is a part of success and it is one of the biggest part of success. क्योंकि अगर अगर आप जीतते नहीं हैं तो आप सीखते हैं. सीखते हैं. That's right. You learn. तो यू ऑलवेज लर्न. जी. एंड एक आपका फेज़ आएगा जब इट्स नॉट ऑलवेज लीनियर, इट विल नेवर बी लीनियर, बट इट डजेंट मीन कि आप उस टाइम पे ऐसा सोचें और अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर दें दूसरे लोगों से. मुझे ऐसा लगता है कि जो एनर्जी आप वेस्ट करेंगे अपने आप को प्रूव करने में कि मैं ये कर सकता हूँ दूसरों को दिखाने के लिए, अगर वो एनर्जी आप उस काम में लगाएं जो आप लिटरली करना चाहते हैं और आप इंटरेस्टेड हैं, तो यू विल डेफिनेटली बी मोर हैप्पी इफ़ नॉट सक्सेसफुल. That's very important. I think to be happy. That is the very good mantra. So what next? अब आपने इतना सब achieve कर लिया है. So do you have any targets, any goals that are yet to be? अभी तो मैंने पेरिस 2024 के लिए कोटा जीता है जून में, तो उसी के लिए प्रिपरेशन चल रही है. एंड होपफुली मैं इंडिया के लिए और मेडल जीत के लाऊंगी 2024 में. We'll also wish you all the best. हम भी चाहेंगे कि आप और मेडल्स जीतें. थैंक यू सो मच. And I think now we can invite questions. अगर audience has any questions to ask अवनी जी से, तो we can now I think open the floor to questions. किरण वाइकर बोल रहा हूँ. अवनी जी, अभिनव बिंद्रा की बायोग्राफी ने कितना मोटिवेट किया आपको शूटिंग को सीरियसली लेने के लिए और अचीव करने के लिए? स्टार्टिंग में आई वॉज सुपर अगेंस्ट स्पोर्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं अगर खेल नहीं पाऊँगी तो काफ़ी मजाक बनेगा, और मतलब बिकॉज आई वॉज अ किड, तो ये काफ़ी नॉर्मल सा बिहेवियर था. बट धीरे धीरे जब मैंने उनकी बायोग्राफी पढ़ी तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिली. मुझे उस टाइम पे ऐसा लगता था कि वो दैट टाइम ही वॉज द ओनली इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम इंडिया, एंड वो भी शूटिंग में. तो मुझे भी ऐसा था कि आई वांटेड टू बिकम द फर्स्ट फीमेल गोल्ड मेडलिस्ट. तो उस चीज़ ने काफ़ी मोटिवेट करा. एट दैट टाइम इट वाज ओनली लाइक अ ड्रीम कि भाई मुझे भी गोल्ड जीतना है. बट जब पेरिस में वो ड्रीम मेरे को जब मौका मिला कि मैं वहाँ जाके परफॉर्म करूँ और इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ, तो मैंने सोचा कि मुझे अपना 100% देना चाहिए. और मैंने सिर्फ अपने प्रोसेस पर ध्यान देने की कोशिश करी उस टाइम पे. एंड व्हेन आई बिकेम द फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम इंडिया, तो ऐसा लगा कि लाइफ फुल सर्कल पर आ चुकी है उस टाइम पे. तो दैट वाज द वन थिंग जो उस ऑटोबायोग्राफी ने मुझे, इट वाज लाइक उसने मुझे एक ड्रीम दिया जो मैं पूरा कर पाई. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द ह्यूज सक्सेस फॉर द पास्ट ईयर. मैम, जैसे सेशन का नाम है बुलजाई, तो मैं जानना चाहता हूँ एक क्वेश्चन के थ्रू कि जैसे कभी आपने किसी कंपटीशन के बारे में सोचा हो कि ये बुलजाई होगा, इसे मैं जीत के ही आने वाली हूँ,
और ऑल ऑफ सडन कुछ आउट ऑफ द वे हो गया और आप उसको हार गई, आप नहीं उसको कर पाए, तो फिर उस हार से आप अपने आप को कॉप अप कैसे करती हो? कि जो यूथ है, आपका गोल तो इतना बड़ा है, पर जो यूथ है वो अपने छोटे छोटे गोल को नहीं पूरा कर पाता, तो उससे इतना डिवास्टेटेड हो जाता है कि वो अपनी मेंटल हेल्थ के साथ भी खिलवाड़ कर लेता है। तो उस छोटे से या बड़े से लॉस को आप कैसे कॉप अप करती हैं? ऐसा मेरे साथ एक बार नहीं हुआ है, ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि हार जीत तो चलती रहती है, जी। बिकॉज इवन अभी मैं वर्ल्ड नंबर 1 हूँ, या मैं पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, या मैं चैम्पियन हूँ, तो इट डजेंट मीन कि मैं हमेशा ही जीतती रहूँगी या मेरी हमेशा ही फिज़िकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ सेम लेवल पे रहेगी। कभी कभी लक भी आपके साथ नहीं होता है, तो हम उसका नहीं कुछ कर सकते हैं। 2018 में जब एशियन पैरा गेम्स हुए थे, तब मेरा कोई मेडल नहीं था, और मैंने टोक्यो के लिए तभी कोटा भी नहीं जीता था। कोटा इज़ लाइक अ टिकट जो आपको जीतना पड़ता है अपनी कंट्री को पैरालंपिक्स या ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करने के लिए। और टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में होने वाले थे, मेरे पास एक ही साल था। उस साल मेरी परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन रही, मैं एक भी मेडल नहीं जीत पाई, मैंने कोटा नहीं जीता, और मेरा उस टाइम पे ये मन कर रहा था कि मैं बस शूटिंग छोड़ दूँ और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूँ, बिकॉज़ दैट ईयर मैं 12th स्टैंडर्ड में थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी ये भी इम्पॉर्टेंट है, मुझे इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बट एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, एक पॉजिटिव टीम का होना बहुत ज़रूरी है आपके साथ। आप कोशिश करें कि आप अपने आप को उन्हीं लोगों से सराउंड करें जो जो हमेशा आपको एक मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट में रखें। और ऑब्वियसली ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि पेरेंट्स का प्रेशर नहीं रहता है, क्योंकि वो उन्होंने जब कोई आपका बच्चा बच्चा इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहा होता है किसी स्पोर्ट में, तो पेरेंट्स भी उसमें काफ़ी इन्वेस्टेड रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको उस टाइम पे थोड़ा रेस्ट देना चाहिए, थोड़ा रिकवरी करना चाहिए। मैंने 1-2 महीने तक शूटिंग छोड़कर सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दिया, और फिर मैंने ये सोचा कि हाँ, अभी जो अगला कंपटीशन है जो कि 2019 में होगा, मैं उस पे ये नहीं सोचूंगी कि मुझे मेडल जीतना है या मुझे कोटा जीतना है। मैं बस ये कोशिश करूँगी कि जो चीज़ें मैंने गलत करी हैं अपने लास्ट कंपटीशन में, बस वो ना करूँ, क्योंकि मैं उन्हें रिपीट ना करूँ। तो मैंने एक डायरी बनाई जिसमें मैंने लिखा कि हाँ, ये मेरे गलत पॉइंट्स थे, और मुझे अगले कंपटीशन में मेडल नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस ये नहीं करना है वापस। और ऐसे ही किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको पता चले कि हाँ, मेरी ये मिस्टेक्स है, तो आप उनको सुधारने की कोशिश करिए, ना कि ये सोचकर कि मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि यार पिछली बार मैंने ये सुधारा था और अब दूसरी चीज़ ख़राब हो गई है, तो फिर हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। बट हम अगर एक एक करके हर चीज़ पर ध्यान देंगे, चाहे वो हमारा फिजिकल कोई पॉइंट हो, या टेक्निकल कोई पॉइंट हो, या मेंटल कोई पॉइंट हो, तो एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जब आप पूरे 100% रेडी रहोगे, और आप जब उस लेन पर जाओगे या किसी भी स्पोर्ट को खेलने जाओगे फील्ड पर, तो आपको ऐसे लगेगा कि हाँ, मैं प्रिपेयर्ड हूँ। क्योंकि हमें हमें किसी भी चीज़ का फ़ियर तब होता है जब हमें उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होती। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में फुल नॉलेज है, तो आपको पता है कि आपको उसको कैसे टैकल करना है और कैसे जीतना है। और मेरा ये मानना है कि अगर आप अभी जीतने रहे हैं, या आप फेल हो रहे हैं बार बार, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंडर डिज़र्विंग है, या आप अंडर लविंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हर किसी का इट्स अ पार्ट ऑफ बीइंग अ ह्यूमन। हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, और अगर हम ये ना सोचे कि मैं ऐसे कर रहा हूँ और मेरे आसपास वाले लोग मेरे बारे में ये सोच रहे हैं कि ये कुछ नहीं कर सकता है, और सिर्फ इस पे ध्यान दें, जैसे मैंने बोला कि आप अपने खुद के प्रोसेस पे ध्यान देंगे, तो आप अपने मेंटल लेवल को ज़्यादा खुश रख पाएंगे। सो एक क्वेश्चन मेरा भी था कि देन जैसे देयर मस्ट बी बहुत सारे ऐसे क्षण रहे होंगे आपकी लाइफ में भी जहां आप थोड़ा सा निराश या डिप्रेस्ड फील किया होगा, या थोड़ा सा सो आई मीन वो कैसे आपने मतलब उसको कैसे ओवरकम किया, या किन लोगों के हेल्प से आई वुड से यू ओवरकेम दोज मोमेंट्स? ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है। मेरी जो मदर हैं, वो मेरे साथ हर कंपटीशन में उन्होंने
वो रही हैं मेरे साथ, चाहे वो रीजनल गेम्स हो चाहे पैरालंपिक्स गेम्स हो। जी। और मुझे अगर कभी किसी कंपटीशन में सुबह 6 बजे उठना होता है तो वो सुबह 4 बजे उठ के पहले खुद तैयार होती हैं, फिर मुझे तैयार करती हैं। तो उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है इसमें। मेरे फादर, उन्होंने इतना इजीली इतनी इन्फॉर्मेशन या इतनी नॉलेज नहीं थी पैराशूटिंग के बारे में, कैसी व्हील चेयर चाहिए, कैसी राइफ़ल चाहिए, Yeah. वो सब के बारे में पता करना, दिन रात सर्च करना नेट पे, नई मॉडिफिकेशंस करना, उसमें उन्होंने काफ़ी मेहनत करी। मेरा भाई वो मेरी ट्रेनिंग में काफ़ी हेल्प करता है। प्लस जो मेरी टीम है, जैसे कि मेरे कोचेस, मेरे मेंटल ट्रेनर, मेरे Wow. फिजियो, उन सब का मतलब मैं ऐसा कहूँगी कि एक जॉइंट एफर्ट है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अकेले वहाँ पे गई और मैंने जीत लिया। सबका मतलब एक जॉइंट एफर्ट था जिस वजह से ऐसा हो पाया। और अभी भी ऐसा नहीं है कि आई एम ऑलवेज विनिंग, या कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मैंने आज सुबह मेडल जीता है तो भी मुझे शाम को कुछ ना कुछ ऐसा हो गया कि भाई मेरा मूड ऑफ है या कुछ। तो इट्स नॉर्मल, और ये किसी के भी साथ हो सकता है। बट आपको रोज़ ये खुद को फील करवाना पड़ेगा कि इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ मुझे मेडल मिला है या मैंने कोई अचीवमेंट करी है इस वजह से मैं किसी चीज़ के लिए वर्थ इट हूँ। मुझ में पहले से वो था, इसलिए तो मैंने जाकर वो जीता जी, है। एंड इट बिल्कुल। वाज ऑलवेज इन मी नॉट ऑन मी। सो उसका बहुत बड़ा रोल रहा है। मतलब कि मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि अगर मैंने आज ये करा है तो मैं आगे भी कर सकती हूँ। और बीच में थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, बट इट्स ओके, It's इट्स अ okay. पार्ट ऑफ योर जर्नी। करण साहब कुछ क्वेश्चन या? Hi, Avni. Thoroughly enjoyed the conversation. Your answers were like your shooting skill, bang on the target, and very honest ones. I have just one question. I think when I met you first time, and I saw you wearing specs, तो मैंने कहा चश्मे वाली है shooter. तो how difficult or how easy, how are you adjusting yourself with the specs on and then shooting? साइट। ऐसा नहीं है, मतलब हमारे जो लेंस होते हैं वो स्पेशलाइज राइफल में अटैच हो जाते हैं। तो जब मैं शूटिंग करती हूँ तब मैं चश्मा पहनकर नहीं करती हूँ, बट चश्मा पहनकर भी कर सकते मतलब हैं। राइफल में वो लेंस लग जाता है, नॉट इन योर आई। इट डिपेंड्स। सबकी अपनी अलग अलग हैबिट होती है, वो कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। कुछ लोग राइफ़ल में अटैच करवा लेते हैं, कुछ लोग एक शूटिंग स्पेक्स आते हैं वो पहन के करते हैं, कुछ लोग शूटिंग बैंड आता है वो पहन के करते हैं। मैंने जब शुरू करा था तब मेरे पास स्पेक्स नहीं था। फिर मैंने धीरे धीरे, मुझे ऐसा लगता है, मेरे पेरेंट्स को ऐसा लगता है फ़ोन चलाने की वजह से लगा है ये, बट मुझे ऐसा लगता है इट इज़ बिकॉज ऑफ शूटिंग, बिकॉज आई थिंक मोस्ट पेरेंट्स को यही लगता है। बिकॉज मैं काफ़ी आप किसी एक चीज़ पर काफ़ी टाइम तक फोकस करेंगे तो ऑब्वियसली उसके प्रोज और कॉन्स आपको होते हैं। फिर मैंने लेंस यूज़ करना शुरू करा जो कि राइफ़ल में अटैच, राइफ़ल की फ्रंट साइड में अटैच हो जाता है। और मैंने कुछ टाइम तक उस पर ट्रेनिंग करी, बट मुझे मेरी जो पोजीशन है उस वाइज मुझे बैंड लगाकर शूटिंग करना पसंद है। तो वो बैंड होता है और उसमें एक लेंस होता है जो आपकी राइट आई पे लग जाता है। एंड देन लेफ़्ट आई के लिए एक ब्लाइंडर होता है, बिकॉज हमें लेफ़्ट आई को कवर करना पड़ता है ताकि हम एक आई से फोकस कर पाएँ। It's wonderful to listen to you. I think you're a combination of innocence and wisdom. So मेरा आपसे ये सवाल है, I mean, कई लोगों को जैसे लाइफ बहुत बिजी है, लोग हमेशा ये कंप्लेन करते रहते हैं कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। एंड विद यू हैड टू डू योर स्टडीज़ एंड योर प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग, एंड यू हैड अ लॉट टू डू। तो और कई टास्क में आई थिंक नॉर्मली जितना टाइम लगता है उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता होगा। पर आपने आपके अभी तक मैं सुन रही थी तो आपने बार बार ये एम्फसाइज़ किया है कि मैंने ये सोचा। सो यू मेड अ लॉट ऑफ वाइज डिसीजंस। तो मैं एक्चुअली ऑन बिहाफ ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल जो ये शायद कि आप ये जो आपने प्रोसेस की बात की, तो आप सोचने के लिए एक जो होता है ना कि वक्त निकालना होता है कि आप टू मेक द राइट डिसीजंस यू नीड टू टेक टाइम आउट कि मैं ये करूं या ये करूं और मैं इसे कैसे, तो वो कैसे आप आई मीन
I really admire that at such a young age you've made a lot of wise decisions. तो उस process के बारे में अगर आप थोड़ा सा बताएं. मुझे नहीं लगता सोचने के लिए वक्त निकालना होता है हम हमेशा सोचते रहते हैं आई बीइंग एन ओवर थिंकर मैं ज़्यादा ही सोचती हूँ बट ये सबका अलग अलग पर्सनालिटी ट्रेट है ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि मैंने गलत डिसीजंस नहीं लिए हैं बट लाइक आई सेड मैंने जब शुरू करा था तब मैं एक 13-14 ईयर ओल्ड किड थी तो मेरे डिसीजंस में मेरे पेरेंट्स का भी काफ़ी बड़ा रोल रहा है और उन्होंने भी काफ़ी हेल्प करी है क्या सही है क्या गलत है बताने के लिए और उसकी वजह से मुझ में अब मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे पता है कि मुझे कब कैसे क्या करना है क्योंकि उस टाइम पे आई एम इन लाइक 7 साल से मैं शूटिंग कर रही हूँ तो अगर आप किसी चीज़ को 6 या 7 साल देते हो तो आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंस होता है और मोस्टली वो एक्सपीरियंस फेलियर से ही आता है तो मैंने काफ़ी फेलियर्स देखे हैं काफ़ी 0.1 से मेडल खोए हैं 0.1 से गोल्ड मेडल वर्ल्ड रिकॉर्ड छोड़े हैं तो उन सब से धीरे धीरे करके ये मैं मतलब आज यहाँ पर पहुँची हूँ और मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे अभी सब पता है और मैं बहुत मेरे पास काफ़ी नॉलेज है बिकॉज़ हम लोग रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहते हैं तो मैं भी अभी सीख रही हूँ और मैं सबसे यही बोलूँगी कि आप लोग भी ओपन रहें ओपन टू फेलियर्स ओपन टू लेसन्स जो लाइफ आपको दे रही है और बस मेन तो यही है कि आप अपने आप को अगर आप मेरा पर्सनल ये है कि मैं जितना बिज़ी रहती हूँ उतना मेरा दिमाग ऐसी नेगेटिव चीज़ों में नहीं जाता है जो कि विच आर नॉट गुड फॉर मी या माई स्पोर्ट या माई एजुकेशन तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक टाइम टेबल शेड्यूल फॉलो करूँ और उसी के साथ मैं अपनी स्टडीज़ शूटिंग और मेरी पर्सनल लाइफ बैलेंस करूँ जी मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा आई थिंक सुमिता जी से आई थिंक शी इज़ योर फ्रेंड सो अवनी जी अनवाइंड कैसे करती हैं मतलब व्हाट इज़ हाउ डज शी रिलैक्सेशन के लिए म्यूज़िक सुनती हैं या पार्टी करते हैं कि नहीं She only does two things. Either she's sleeping or she's listening to the Shooting. music. Okay, listening to music. That's two things. चलिए She बहुत generally अच्छा do that. She Great. loves sleeping and she loves listening to the music. That is the only two things she does. सो अवनी जी वैसे जैसे आजकल आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं उन पे इतना प्रेशर रहता है कि छोटी छोटी चीज़ों को लेके काफ़ी मतलब दे टेक ड्रास्टिक स्टेप्स सो नेचुरली यू बीन फेसिंग दीज काइंड ऑफ चैलेंजेस फॉर अ लॉन्ग टाइम तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे एंड उनको कैसे मोटिवेट कर सकते हैं कि वो हार ना माने अगर हम अपनी लाइफ के चैप्टर 1 पर हैं तो हो सकता है कि वो अपनी लाइफ के चैप्टर 45 पे हो या चैप्टर 100 पे हो और उसने वो बहुत सारी चीज़ें पहले ही फेस कर ली हों जी। तो हम डायरेक्ट अगर जैसे सपोज़ मैं भी या कोई भी किसी भी स्पोर्ट में जाता है तो वो सबसे पहले पूछता है कि यार ओलंपिक्स या पैरालंपिक्स में क्या स्कोर है क्या मारना पड़ता है मेडल जीतने के लिए वो ये नहीं सोचता कि मुझे ये स्पोर्ट पसंद है या नहीं क्या मुझे इसे खेलने में मज़ा आता है या नहीं जी और फिर एक पॉइंट के बाद में अगर आपको मज़ा आता है किसी स्पोर्ट में तो भी बिकॉज ऑफ कंपटीशन बिकॉज ऑफ प्रेशर आप वो छोड़कर अपने स्कोर पे ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं तो उसको ना करके अगर हम सिर्फ ये सोचे कि मैंने ये शुरू क्यों किया था क्योंकि मुझे ये पसंद है खेलना या मैं कोई भी काम क्यों कर रहा हूँ क्योंकि वो मुझे पसंद है तो हम ज़्यादा बेटर इन्जॉय कर पाएंगे लाइफ भी और अपने अपने आप को मतलब मेरा तो ये मानना है कि आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि मुझे अभी इस साल ये करना है या उस साल वो करना है या पूरी लाइफ आपने प्लान कर रखी है तो वैसा कभी भी नहीं होगा क्योंकि लाइफ प्री प्लान नहीं चलती है तो मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे अगर आपके पास कोई सिचुएशंस या चैलेंजेस आ रहे हैं तो आप 1 बाय 1 उसे फेस करें और प्रो टिप मैं जब भी दुखी होती हूँ या कोई सिचुएशन मेरे हिसाब से नहीं चल रही होती है तो मैं सो जाती हूँ और फिर जब मैं उठती हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि नाउ माई माइंड इज़ रिलैक्स और मैं उसको ज़्यादा बेटर तरीके से हैंडल कर सकती हूँ या उसके बारे में सोच सकती हूँ तो या चलिए दैट्स रियली वंडरफुल आई थिंक सम मोर क्वेश्चंस हैं और
एक क्वेश्चन और, दो क्वेश्चन। आपके पैरालंपिक गोल्ड जीतने में सुमा शिरूर की कितनी भूमिका रही है और उन्होंने आपके किन टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे स्पेशली काम किया था? अच्छा रोल रहा है मैम का। और किसी भी कोच और स्टूडेंट का तभी एक अच्छी ट्यूनिंग होती है जब वो एक दूसरे पे ट्रस्ट करें और एक दूसरे की चीज़ों को समझें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम खुद एनालाइज नहीं कर पाते हैं कि हम क्या गलती कर रहे हैं, पर आपके कोच को पता होता है क्योंकि आप उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर चुके हैं और वो आपकी एक एक चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं। तो मैम का भी वैसे ही था और काफ़ी और मैंने उनके साथ 2018 में ट्रेनिंग शुरू करी थी। तो पैरालंपिक्स तक उन्हें काफ़ी नॉलेज भी हुई पैरा शूटिंग को लेकर, बिकॉज पहले वो एबल बॉडीड Yes. की कोच जी। थी। तो उसमें काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं पोजीशन को लेकर, राइफल अलाइनमेंट को लेकर, राइफल के इक्विपमेंट्स को लेकर, टेक्निक्स को लेकर, जो कि हमने साथ में बैठकर काफ़ी कुछ सीखा हमने। और ट्रायल एंड एरर मेथड के साथ वी वर एबल टू गो देयर एंड हम परफॉर्म कर पाए एंड आई वाज एबल टू विन अ मेडल देयर। अवनी जी, एक सवाल मेरा। अभी आपकी फिजियो ने बताया कि आप दो चीज़ें करती हैं रिलैक्स होने के लिए, स्लीपिंग और लिसनिंग म्यूज़िक। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप मतलब किस तरह का संगीत पसंद करती हैं, और जब आप सोती हैं तो आपकी फैंटेसीज़ क्या हैं, क्या ड्रीम्स हैं, मतलब शूटिंग के अलावा? मुझे याद नहीं है। म्यूजिक कैसा पसंद करती हैं आप, किस इट टाइप का डिपेंड्स म्यूजिक? ऑन द मूड। कभी पंजाबी, कभी बिल्कुल स्लो म्यूज़िक, कभी 90s 80s के म्यूज़िक। इट डिपेंड्स ऑन द मूड। कुछ खास चीज, कोई गाना या कोई जो आपका फेवरेट कोई सॉन्ग ऑफ लेट? अभी तो एज सच तो आई डोंट थिंक सो। काफ़ी सॉन्ग्स हैं, मैं एक नहीं बता सकती। अभी आपका कंपटीशन चल रहा है क्या मऊ में? देयर इज सम कंपटीशन गोइंग ऑन अभी करंटली? हाँ जी, हमारे नेशनल्स हैं कल से। तो Nationals. अभी 4 दिन 17 till 20th हम लोग वहीं पर रहेंगे और मैचेस हैं मेरे 4, तो चारों दिन मैं रेंज पर ही मिलूँगी आपको। चलिए, ग्रेट। आई थिंक वन लास्ट क्वेश्चन, या वैसे इसमें जैसे जो आप compete करती हैं, तो इसमें क्या एज ग्रुप्स होते हैं या इसमें हाउ डू दे कैटेगराइज, या मेल फीमेल अलग होते हैं कि सब एक साथ compete करते हैं? मैं 4 मैचेस खेलती हूँ जिसमें से 2 विमेन कंपीटिंग है और 2 मिक्स्ड हैं जिसमें मेन और विमेन साथ में compete करते हैं। साथ में इसमें हो सकते हैं। और अभी And बिकॉज age आई एम is not a factor. 21, तो जी। अभी मैं सीनियर कैटेगरी में ही खेलती हूँ, बट उससे पहले मैं जूनियर में भी खेल चुकी हूँ एंड देन यूथ में भी। बट इंटरनेशनल लेवल पे सिर्फ सीनियर कैटेगरी होती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि 3 जनरेशन्स एक साथ खेल रही होती है। वंडरफुल। सी लास्ट गुड इवनिंग मैम। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया लगभग हर सारी फील्ड में बहुत अच्छा कर रही है, पर ओलंपिक में अभी भी वैसा प्रदर्शन नहीं है जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे यूएसए या चाइना है बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि हम कैसे एजुकेशन के साथ साथ एक स्पोर्ट्स कल्चर का डेवलप करें ताकि हम ओलंपिक में या पैरालंपिक में और अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमें ग्रास रूट लेवल पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर हम ग्रास रूट लेवल पे इट्स नॉट जस्ट अबाउट गवर्नमेंट, अगर हम खुद से आगे से जो भी हमारे पास अवेलेबिलिटीज़ हैं उसमें ट्रेनिंग करेंगे तब, और हम लोग मतलब मेरा ये मानना है कि हमारे पेरेंट्स भी तभी हमें सपोर्ट करते हैं जब हम उन्हें अपने आप पे ट्रस्ट दिलवाते हैं, विश्वास दिलवाते हैं कि मैं इसको खेलना चाहता हूँ या चाहती हूँ और यही मेरा ड्रीम है। तो हम उस पे ध्यान देंगे तो हम एलीट लेवल पे और अच्छे एथलीट्स देख पाएंगे। तो जो भी किसी भी नई चीज़ की शुरुआत अगर हम ग्रास रूट लेवल से स्ट्रॉन्ग करते हैं तब जाके हमें एलीट लेवल पे और ज़्यादा सक्सेस मिलती है और ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। चलिए, आई थिंक नाउ वी हैव कम टू आवर एंड ऑफ आवर सेशन एंड आई थिंक लिक चौक की तरफ से आपका सुमिता जी का बहुत हार्दिक थैंक यू कहना चाहेंगे कि आपने इतने व्यस्त
समय में हमारे लिए टाइम निकाला और यहाँ आके बहुत फ्रैंकली आई थिंक यू आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, सो थैंक यू वंस अगेन एंड थैंक यू एवरीवन। धन्यवाद। थैंक यू आप सभी को, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड थैंक यू आपने इतने प्यार से मेरी जर्नी सुनी और हमें यहाँ पे इतना सम्मान दिया। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।